प्रकृति ने हम मानवों को जीने के लिए एनर्जी अर्थात ऊर्जा के कई प्रारूपों को छोड़ रखा है, जिसमें से हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी प्रमुख है। कहा जाता है कि आग जलाती भी है और आग पका करके खिलाती भी है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग एक नए टॉपिक का फिर से आगाज करने वाले हैं और ये बहुत ही प्रमुख टॉपिक है। ये क्लास नंबर 11 के सिलेबस में है, लेकिन कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियल है, बहुत आसान है, समझना सरल होता है। चले बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधा चलते हैं हीट और थर्मल एनर्जी। यानी यहाँ देखिए क्यों है, सबसे पहला बात देखना है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्यों कहा गया। भाई साहब, एक बात सीधा समझना है कि हम लोग जो हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो मटेरियल के जरिए करते हैं, यानी पदार्थों के जरिए किया जाता है। दैट्स वाई इस तरह का प्रॉपर्टी यानी हीट के प्रति सेंसिटिवनेस मैटर में होना बहुत जरूरी है। और आगे हम लोग देखते चले जाएंगे कि किस तरह से उसका इस्तेमाल हम लोग यानी जरिया क्या है, मैटर है। और इसमें से हीट के प्रॉपर्टीज यानी थर्मल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग देखते चले जाएंगे। फिलहाल सीधा चलते हैं हीट एंड टेम्परेचर की तरफ। चोली दामन का साथ है, वेयर देयर विल बी द हीट देयर विल बी द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ही हीट एनर्जी की जानकारी देती है। तो यहां हम लोग सीधा चलते हैं अबाउट द हीट एनर्जी। सीधा हम लोग रन करते हैं हीट एनर्जी की तरफ और यहां चर्चा भी होगी हीट एनर्जी। सबसे पहला बात कि हीट एंड टेम्परेचर, यस वी हैव टू नो अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर एंड there must be the need of differentiation between heat and temperature। सबसे पहला बात देखते हैं कि आखिर जो हम लोगों ने कहा कि भाई हीट इज यानी ये प्रकृति का एक वरदान है, और वैसे भी जितने भी एनर्जी के फॉर्म हैं भाई किसी मानव ने तो बनाया नहीं, ये तो सारा उसी का दिया हुआ है। बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, इसमें समझना है कि हीट है क्या। तो सिंपल बात यहां ध्यान रखना है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस कंडेंसेशन। ठंड का समय आने वाला है, आ चुका है। और जब आपको कोई वस्तु या वैसे भी नॉर्मली हम लोग अगर खाना पकाते हैं तो पानी या कोई जिसको पकाना होता है उसको उंगली से टच करके देखते हैं। अगर मान लीजिए अचानक बहुत गर्म रहा तो फिर कहने की जरूरत नहीं है एक आदमी का क्या रिएक्शन हो सकता है। लेकिन यहां देखिए टच सेंसेशन का मतलब हुआ स्पर्श संवेदना। इसको कई अलग अलग प्रारूप में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये 11 के बच्चे शायद नहीं समझ रहे होंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। भाई यहां से सन जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, ये बात सब कोई जानते हैं। वहां से लाइट के साथ हीट भी पहुंचता आ गया। ठंड का समय ना धूप खोजते लोग चलते हैं, गर्मी के दिन में क्या होता है धूप से भागते रहते हैं। लेकिन इतना सोचिए कि इतनी लंबी यानी इतनी बड़ी दूरी से हीट हम तक पहुंचता है, जहां जैसे कि सबको पता है कि एटमॉस्फेयर के बाहर के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, फ्री स्पेस कहते हैं। अर्थात ये ठीक उसी तरह लाइट के तरह ही एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती ही नहीं है, किसी भी माध्यम सराउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब एनर्जी का ऐसा प्रारूप हो जिसमें से मीडियम या सराउंडिंग का कोई लेना देना ना हो, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग एकदम आसानी से कह सकते हैं कि दिस इज द रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम यहां बात क्लियर हो गया कि ये रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसका पता हम मानव कैसे लगाते हैं, स्पर्श करके छूते हैं। हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इस तरह का फीलिंग जब आता है तो हम लोग कहते हैं जैसे दो बड़ी होता है। एक अभी जैसे मान लीजिए आइस को आप अचानक अभी छू दें तो जाहिर सी बात है आपका टेम्परेचर, आपके शरीर में जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट विल बी ग्रेटर देन द
आइस। तो फिलहाल यहां ये बात समझना है कि भाई ये ऊर्जा का एक ऐसा प्रतिरूप है जिसके ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मिल गया तो ट्रांसफर होगा, नहीं मिला तो ये खुद ट्रांसफर होकर हम तक पहुंच जाता है। अब आता है कि द एनर्जी, दूसरे ढंग से हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं, द एनर्जी दैट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इज कॉल्ड हीट। जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के संपर्क में, जैसे सिंपल सा बात बता रहे हैं, सभी कोई खाना बनाते हैं, आप तो इतने बड़े हो गए होंगे कि खाना कैसे पकता है ये तो समझ में आता होगा, है ना, खाली खाना ही ड्यूटी थोड़े है। तो इसमें से क्या होता है कि जैसे बर्तन को हम लोग आग पर, अंगीठी पर चढ़ाए, इसके बाद में बर्तन पहले गर्म हुआ, अब उसमें आप ठंडा पानी डालते हैं, उस वक्त पानी में, वाटर में उतना अमाउंट ऑफ हीट नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए उस बर्तन से ट्रांसफर होकर के वो पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ जो है ना, सीधा समझिए कि हम लोग ऐसा करने के लिए हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, वो स्वतः इसमें किसी भी तरह का वर्क जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। वैसे भी दो बॉडी को एक दूसरे को कांटेक्ट में रखे, जो कि एक ज्यादा हीट पर है, एक में हीट का अमाउंट ज्यादा है, एक में कम है, जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो वहां जो है हीट ट्रांसफर होने लगता है। तो सबसे पहला बात तो ये समझना है कि ये रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पक्का बात, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। अब अगर यदि मान लिया जाए कि दो बॉडी को एक दूसरे के संपर्क में हम लोग रख रहे हैं तो क्या होगा, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क। यस, हम लोग किसी वस्तु को उठाते हैं तो वहां वर्क डन होता है ना, ये फेंकते हैं तो देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसीलिए वो मोशन में जाता है। आप अगल बगल में दो वस्तु को रख दीजिए, एक गर्म एक ठंडा, तो जाहिर सी बात है कि जो ठंडा है उसमें ट्रांसफर होकर के धीरे धीरे उसका भी हीट का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अब आते हैं, इसको तीसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, मगर कैसे, देखते हैं। हीट और थर्मल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम, अभी तुरंत बात हुआ, हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी व्हेन दे प्लेस्ड इन कांटेक्ट। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि इसको ट्रांसफर करने में किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं किया जाता है, कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। दूसरी बात है कि अगर दो बॉडी को हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं और अगर इसका टेम्परेचर, मान लिया जाए इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ये प्रीवियस क्लासेस से कनेक्टेड है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो आगे पता चल भी जाएगा हम लोग को। तो मान लिया जाए कि T1 इज ग्रेटर देन T2, इसमें से हीट की मात्रा ज्यादा है और इसमें हीट की मात्रा कम है, तो क्या होगा, बॉडी ए से बी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, यानी हीट ट्रांसफर होता है अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 हुआ। इसका मतलब आगे चल करके ये पता लगने वाला है कि ये टेम्परेचर जो है इंडिकेटर होगा, ये सूचक होगा कि किसी भी दो बॉडी को या दो मटेरियल को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होने वाला है, ये बात हम लोगों को बताएगा कौन, टेम्परेचर। फिलहाल तो हम लोग को ये समझना है कि हीट और थर्मल एनर्जी which flow from higher temperature body to a lower temperature body when they kept in contact, यही एक ऊर्जा का प्रारूप ऐसा है कि टेम्परेचर इंडिकेट करानी, जब दो बॉडी में से एक बॉडी में हीट का अमाउंट ज्यादा और एक में कम रहे तो ये ट्रांसफर करता है, मगर किधर से किधर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रीजन में। अब आते हैं अगला पार्ट, इसका अगले ढंग से कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल हम लोग को होना पड़ेगा इसमें से, है ना, क्योंकि मैथमेटिकल अगर आप सोचते हैं ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला बात, यहाँ ये बात हम लोग का मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिसमें से हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन। क्या होता है कि पार्टिकल्स में से, है ना, मोशन के जो कैटेगरी होते हैं, जैसे
ट्रांसलेशनल सीधा जो चलेगा ऐसे काइनेटिक सीधी रेखा में गमन करेगा, उसके वजह से जो इसमें एनर्जी होगा दैट्स नोन एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं आगे हम लोग को पता चलेगा, या वैसे भी देखिए भाई कभी आप खाना बनाते हैं तो देखिएगा क्या होगा कि चावल का दाना, खाना बनाने का मतलब हम चावल से जुड़ रहे हैं, तो व्हेनेवर हीट इज, यानी जब आप पतीली को अंगीठी पर चढ़ाते हैं तो कुछ देर के बाद वो बॉयल होने लगता है, तो वहां आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि चावल का दाना ऊपर की तरफ आता है, यानी ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह से वाइब्रेट करता है, या नहीं तो लेफ्ट राइट इस तरह से वाइब्रेट करेगा। और चूंकि इसमें भी गति है तो ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हो गया। पहला हो गया सीधा लीनियर मोशन चल रहा है, दूसरा हो गया वाइब्रेशनल, तीसरा हो गया रोटेशनल इफेक्ट होता है। हम लोग देखेंगे क्या है कि यहां अगर यदि इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं तो इसका मुख्य भाग जो है थर्मोडायनेमिक्स है, जहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा, जहां हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। आखिर जब मैटर के फॉर्म्स की बात आएगी तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आएगा, तो जाहिर सी बात है गैसेज में भी काम करने के लिए तो वहां क्या हम लोग देखेंगे, वहां जो है जैसे मान लिया जाए मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, तो ऐसे गैसेज स्ट्रक्चर में होते हैं और उस समय पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रोटेट करता है। और वैसे भी 11वीं क्लास में ट्रांसलेशनल यानी काइनेटिक एनर्जी यहां जानना है, वाइब्रेशनल एनर्जी जानना है, और रोटेशन की वजह से निहित ऊर्जा वो भी यहां आपको काउंट करना पड़ेगा। यानी हिट और थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम, ये योगफल है किसका किसका, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी है, ये इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और भाई देखिए सीधी सी बात समझिए, जब आदमी ज्यादा एनर्जी हो जाए तो उसको वो नहीं पचा पाता है, तो ये तो बेचारा जो है इसमें तो लाइफ है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है ऐसे पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करता है, आगे जाएगा दूसरे को धक्का मारेगा, है ना। देखते हैं कभी किसी व्यक्ति को ज्यादा अगर समझ गए होंगे तो ये अगल बगल में क्या करते रहता है, देखते हैं, लगेगा आगे से दीवार में धक्का मार देगा तो ये ट्रांसलेट करता है, इस तरह से वाइब्रेट करेगा, बेचारा इसको मारा तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ये जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल सबको पता है, एटम्स वगैरह जितना भी है, हम लोग जो जितने भी लोग हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, और रोटेशनल एनर्जी जो पार्टिकल्स के होते हैं उसका सम कर देना है, और ये टोटल सम ही कहलाता है, क्योंकि ये इसी के वजह से होगा। आगे पता चलेगा कि हीट एनर्जी की वजह से ऐसी घटना घटती है। अब आते हैं एक फाइनल बात, देखिए एनर्जी हैज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, नो डाउट, क्योंकि ऊर्जा के पास कार्य करने का क्या है, एबिलिटी है, दक्षता है। जैसे कि हम लोग सीधा बचपन से ही सीखते आते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। तो भाई चाहे ये जैसा रहे, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन हम लोग इसको एनर्जी कह रहे हैं, और एनर्जी अगर है तो सीधी बात समझना है, चाहे ये किसी भी प्रारूप में से यानी ट्रांसफर होगा, लेकिन एनर्जी है तो एक बात तो क्लियर है भाई साहब कि ये वर्क डन करता है। अब वर्क डन करेगा, यानी पूरे चैप्टर में हम लोग देखिए मानव क्या है कि प्रकृति से लाभ उठाते रहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में उठाना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे, अब इसे सोचने की आजादी है ना भाई, कोई भी कुछ सोच सकता है। जैसे मान लिया जाए हम बोल रहे हैं भाई कि सुई से कपड़ा सिलना है, अब कोई आदमी ऐसे सोच रहा हो कि क्यों नहीं भाई चाकू से भी तो कपड़ा सिल सकता है, दिमाग का बलिहारी है भाई, पीछे धागा बांधो और जो तुम्हारा कपड़ा है सिलना शुरू करो, पता चलेगा कि वो सिल रहा है या फट रहा है। हाँ, बात तो समझ गए होंगे। चलिए, तो ये सोचने का आजादी जो है वो सही है, फ्रीडम है, थिंकिंग फ्रीडम है, जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट को
एक कैसली में रह के, बंधन में रह करके सोचना पड़ता है, क्योंकि तर्क वितर्क की बात आती है, सोचने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सीधा समझिए कि सिंस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई इट हैज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आइदर एक्सपेंडिंग और चेंज इनटू द स्टेट ऑफ मैटर। चलिए बात तो हो गई कि इसके पास एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, क्लियर कट बात। लेकिन कैसे पहचानेंगे, हाउ वी कैन नो अबाउट द वर्क डन बाय द थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। तो एक बात ध्यान रखना है, ये हीट एनर्जी मैटर के दो परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है, दो तरह के परिवर्तन कर सकता है, परिस्थिति ने दो तरह के परिवर्तन कर सकता है। नंबर एक, फैला देगा, है ना, कोई मटेरियल है उसमें से हीट जब देते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाता है, उसके साइज बढ़ जाएंगे। अब ये साइज में से ही हम लोगों को थर्मामीटर का बेसिक्स मिलने वाला है। साइज कहने का मतलब हुआ, एक लीनियर साइज लेंगे तो लीनियर एक्सपेंशन आगे कहा जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेंगे तो एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहा जाएगा। और अगर यदि हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन को अगर देखेंगे तो वहां क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होने वाला है। दूसरा नंबर जो इसका तरीका है वो चेंज इनटू द स्टेट, सॉलिड इनटू गैस कर सकता है। यानी जब हम लोग किसी सोचे, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आइस को गर्म कीजिए, वैसे भी गर्म नहीं कीजिए तो एक नंबर का चोर है, अगल बगल से जो है हीट ले लेगा, वो अपना बदल लेगा। फिलहाल हम लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर को हीट देंगे तो वो वाटर वेपर में चेंज होगा। अब वाटर वेपर में भाई अगर जैसे नहीं होता है दिनकर की कविता, फिर क्या होगा उसके बाद, फिर क्या होगा उसके बाद, तो थोड़ा सा बोले ना अभी कि सोचने का फ्रीडम है, लेकिन अगर वाटर वेपर को हम लोग हीट देते हैं तो वो वाटर गैस में चला जाएगा और वाटर गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड, फिर वो पीछे नहीं आने वाला है, आनी वेपर में नहीं बदलेगा, फिर वेपर से वाटर में नहीं बदलेगा और फिर वाटर से आइस में इसको नहीं बदल सकते। यानी जिस क्रम में हीट देकर के चेंज इनटू द स्टेट किया जा सकता है, हीट निकाल करके वो सारे स्टेट्स को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर वाटर वेपर का एक्सटेंट हीट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोले ना सोचने का फ्रीडम है, मतलब उठ पटांग नहीं सोचना है। चलिए, तो यहां एक बात तो क्लियर हो गया कि सिंस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई इट हैज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आइदर एक्सपेंडिंग। ध्यान रखना है कि हम लोग जो इसका वर्क डन निकालेंगे उसमें या तो हीट क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा बॉडी को, या नहीं तो चेंज इनटू द स्टेट ऑफ मैटर करेगा। जहां हम लोग ये दोनों एक्शन में जान सकते हैं कि कैसे वर्क डन होता है। पूरी स्टोरी इसका यही है, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है जहां हम लोग वर्क डन को निकाल सकते हैं। अब बात है सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक बात समझ आइए कि अगल बगल में कोई अगर सॉलिड है तो ऑलरेडी उसमें एनर्जी का अमाउंट होता है, ये एज हीट है ना। पानी है अगर पानी, तो इसका मतलब है कि उसका एनर्जी कंटेंट जो है वो आइस से अधिक है। अगर वाटर से वाटर वेपर बना तो इसका मतलब हुआ कि उसका एनर्जी कंटेंट अधिक है। और वाटर गैस बना जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनता है, वाटर गैस, तो ये इसका एनर्जी कंटेंट इतना बढ़ जाता है कि वी कैन नॉट रिसाइकिल द वाटर वाटर गैस। चलिए, तो यहां हम लोग सीधा चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, सबको समझदारी से काम लेना है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी अगर है देन इट हैज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मींस इट हैज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और ये वर्क डन करने का तरीका हम लोग समझ चुके हैं। या तो ये मटेरियल को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलाएगा, प्रसार करेगा, या नहीं तो चेंज इनटू द स्टेट करेगा। और इन्हीं दोनों जरिए, इन्हीं दोनों को हम लोग जरिया बना करके आगे बढ़ेंगे। मानव थोड़ा चालाक नहीं रहता ना, बहुत सारा जैसे लिविंग बींग्स है, मानव इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा है ना। वैसे भी अगर सभी प्राणी को देखें तो सबसे पहले सर दिया गया है आदमी को, ताकि सोचो, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचो। तो हम लोग यहाँ सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी देन it has ability of doing work and
इसका जो स्किल होता है वर्क डन का, उसके दो तरीके होते हैं, या तो मटेरियल को एक्सपैंड कर देगा या रहे तो चेंज इनटू द स्टेट ऑफ मैटर्स होता है। अब आते हैं, चलिए एनर्जी का फॉर्म है तो बहुत सारा बात यहां क्लियर हो रहा है। नंबर 1 चलते हैं। देखिए इन एसआई यूनिट हीट इज मेजर्ड इन जूल, सबको पता है ना। यूनिट डायमेंशन का पहले ही टॉपिक में से एनर्जी कई बार आता है, ये साफ सुथरा चीज है। तो इसको समझना है कि ये साई मात्रक इसका जूल होता है। यूनिट्स में पहले लेक्चर जो पहला आपका यूट्यूब चैनल पर डाला गया है उसमें अक्षरशः ये बताया गया है कि भाई यूनिट को गलत ना लिखें। देखिए यहाँ जूल आपको कैसे मिलेगा, स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि आई हैव रिटन द फुल नेम ऑफ द यूनिट। एसआई मात्रक होता है ये। इट हैज बीन found experimentally 1 calorie is equal to 4.186 जूल, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, सबको पता होगा, है ना, 4.2 जूल। लेकिन इसकी एक स्टोरी है जो हम लोग आगे थर्मो यानी कैलोरीमेट्री में पढ़ने वाले हैं। कैसे आया कैलोरी, यहां भी हम लोग वहां देखेंगे। तो फिलहाल ये एसआई मात्रक इसका जूल है। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली 1 calorie is equal to 4.186 जूल। रही बात तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही होगा हीट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। और हीट और एनर्जी का दोनों, चूंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ml² और T एक्सपोनेंट -2 ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर इसको आप अलग अलग डेराइव कंपाउंड यूनिट में लिखे तो ये केजी होता है, मीटर स्क्वायर स्लैश सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत प्रीवियस क्लासेस की बात है, तो उसको आप संभाल सकते हैं, है ना। या नहीं तो कभी जब यूनिट एंड डायमेंशन की चर्चा होगी तो वहां आपको कहा जाएगा क्या करना है। अब एक सवाल आता है कि सीधा भाग नहीं जाना है, कैलोरी जो है यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई कैलोरी आज के डेट में, है ना, बायोलॉजी वाला तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा कैलोरी पर ध्यान देता है। वैसे भी भाई डाइटिंग का जमाना है, ज्यादा मोटा होना भी नहीं है, ज्यादा पतला होना भी नहीं, बीच बीच में रहना है ना। बड़ी समस्या है, ऊपर वाले ने भरपेट खाने को दिया तो उसमें भी मेंटेशन है, समझ में नहीं आता है, ऊपर वाला बेचारा कंफ्यूज है। ये मानव जो है ना अपने कंफ्यूज रहे लेकिन उसको तो बेचारे का हालत बहुत खराब किए हुए है। कैलोरीज सबसे पहले यहां ध्यान देना है, कैलोरीज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ये एसआई यूनिट पहले आ चुका है, जूल आ चुका है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, हाउएवर कैलोरी इज यूज्ड इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज के डेट में भी है ना, डाइटर जो डाइटिंग सिखाने वाला है उसको आप बोल ही नहीं सकता है, वो जूल में बोल ही नहीं सकता है, वो जब भी बोलेगा कैलोरी। कहीं भी आप डब्बा में भी देखिए, हॉर्लिक्स के डब्बा में, वहां भी कैलोरीफिक बात किया जाता है। तो आज के डेट में एसआई का भी तबला बजा हुआ है। हम लोग सीखते हैं एसआई और न्यूट्रिएंट्स जो है कैलोरी लेके बैठा हुआ रहता है। खैर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, यानी प्रैक्टिकल यूनिट, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये है क्या, तो भाई हम लोग पढ़ने सीखने आए ना, तो एक बात ध्यान रखेंगे, वैसे कैलोरी को इंटरनेशनल कैलोरी भी कहा जाता है, यानी यहां जो है आपका हम लिख देते हैं इंटरनेशनल कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी, यस, कैलोरी कहा जाता है या इंटरनेशनल कैलोरी कहा जाता है। इसको हम यहां हटाते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग को मैथमेटिकली पूछेगा, जैसे मान लिया जाएगा कैलोरी क्या है, अब भाई हम लोग तो जब हॉर्लिक्स का डब्बा लेके तो दौड़ेंगे नहीं, सीधा बोलेंगे कि हम लोग का सबसे इजियर जो सब्सटेंस अवेलेबल रहता है इर्द गिर्द वो है वाटर। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, प्योर वाटर कलेक्ट करना। वैसे सबको पता होगा रेन वाटर इज प्योर वाटर, कहीं भी प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बरसात का जो है पानी इकट्ठा कीजिए, नाउ यू हैव प्योर वाटर। अब प्योर वाटर का क्या करना है, 1 ग्राम लेना है और 1 ग्राम का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से
15.5 डिग्री सेंटीग्रेड आने। जाहिर सी बात है अपने से तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वी हैव टू प्रोवाइड द हीट, और हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट इतना टेम्परेचर जब बढ़ेगा थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्योर वाटर में दिया गया उसी को कहा जाता है क्या, 1 कैलोरी। तो इसकी चर्चा और भी विस्तृत किया जाएगा, क्योंकि कैलोरी का 3 प्रारूप होता है। नंबर 1 लिटिल कैलोरी, दूसरा होता है इंटरनेशनल कैलोरी, और तीसरा होता है एवरेज और मीन कैलोरी, जो कि कैलोरीमेट्री के चैप्टर में हम लोग को मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि आगे हीट और टेम्परेचर में क्या फाइट होने वाला है। लेकिन उसके पहले अदर यूनिट ऑफ हीट, और भी हीट के यूनिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कैलोरी से बनेगा किलो कैलोरी, एक है ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, हमारा ब्रिटेन वाला तो छोड़ेगा नहीं ना, वो अपना लैंग्वेज तो ट्रांसफर करेगा ही, इसको B.THU ऐसे शॉर्टली मिल सकता है। और पाउंड कैलोरी, थर्म भी एक यूनिट होता है। अब आता है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, कैलोरीमेट्री में प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा। 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी है ना, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। ये जो है आपका 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1 पाउंड कैलोरी मतलब 153.6 कैलोरी, और 1 BTH ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी होगा। 1 थर्म का मतलब हुआ 10 to the power 5 BTHU। 1 थर्म का अगर कैलोरी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 252 into 10 to the power 5 कैलोरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहीं चर्चा होगा कि कितने यूनिट्स हो सकते हैं, देन आप इसकी ये ध्यान रखेंगे तो सही है, नहीं तो इसकी चर्चा तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। किलो कैलोरी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ये हो गया पाउंड कैलोरी, एंड दिस इज द थर्म 1 किलो कैलोरी। ये रहेगा थोड़ा सा तो ध्यान रहेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में इन्वॉल्व करता है, इसीलिए ये डाला गया है। अब बारी आता है टेम्परेचर। यस, पहले ही हम लोग को ये बार बार सता रहा है। आते हैं, इट्स अ टर्म थ्रू विच द थर्मल स्टेट ऑफ अ मटेरियल बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड। थर्मल स्टेट का मतलब होता है उष्मीय अवस्था, किसी बॉडी को टच करते हैं, टेम्परेचर के जरिए ही हम लोगों को पता चलता है कि ये वस्तु गर्म है या ये वस्तु ठंडा है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना है, एकदम नई काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब आ जाएगा, है ना। टोटल काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज एक टॉपिक है, उसमें सब इन्वॉल्व, बहुत आसान है, केवल एक कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। अभी से वजन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सब 1 by 1 क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो सीधा यहाँ सबसे पहला व्हाट इज टेम्परेचर। बहुत लोगों को ये वाला डेफिनेशन याद होगा, देखिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज सेड टू बी टेम्परेचर। यानी किसी पिंड का या किसी बॉडी का जो स्तर, डिग्री का मतलब होता है स्तर, हीट का जो स्तर होता है यानी हॉटनेस, हॉटनेस का मतलब क्या हुआ कि उसमें हीट का अमाउंट ज्यादा है या थर्मल एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है। कोल्डनेस यानी दूसरे को, आ रही एक बार बर्फ रखी भाई और एक गर्म पानी, है ना, इतना भी पानी गर्म नहीं करना है कि उछलते रहना है, अब हल्का सा पानी गर्म कीजिए, एक बार गर्म कीजिए, तो आपको टच सेंसेशन का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है, लेकिन इट इज बेटर टू गो विद द फर्स्ट डेफिनेशन। हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन के साथ रहेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। इट्स अ टर्म थ्रू विच थर्मल स्टेट ऑफ अ मटेरियल बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये एक ऐसा टर्म है जिसके जरिए किसी भी बॉडी का क्या उसमें से लेवल है हीट या थर्मल एनर्जी का, इसका पता चलता है। इसका मतलब राज का बात क्या है कि हीट होगा तभी आप टेम्परेचर रीड कर सकते हैं। यानी मुखिया कौन है, तो आंसर आ जाएगा हीट। Where there is the heat, there will be the temperature। ये तो इसका दूत है ना, इसका क्या है, दूत है, ऐसे समझिए। तो और भी आगे बहुत कुछ बोल देगा टेम्परेचर। अब दूत है तो साहब आ रहे हैं, है ना, राजा आ रहा है,
किस गली से आ रहा है, गली या किस जंगल से आ रहा है, क्या कि उस समय तो रोड था नहीं, तो बहुत सारा दूध जो है इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। यस, ये छोटे क्लास यानी 11th क्लास वगैरह में पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड एनर्जी। हम ऐसे भी बोले हैं कि हर एक क्लास को कवर करते हुए चला जाएगा। चलिए, हिट एक तो पहले से हम लोग को पता है कि ये एक एनर्जी इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। यस, इट्स अ कंपाउंड क्वांटिटी। और ये डेराइव्ड क्वांटिटी वहीं शुरू में फिजिकल को जैसे फिजिक्स शुरू करते हैं तो वहां जो है सीजीपीएम क्या किया है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पाइडेट मेजर्स जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसने पहले ही फिजिकल क्वांटिटी को दो मेजर कैटेगरी में बांट दिया था, एक फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड। तो यहां जो है ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो वही सात से बना हुआ, उसी में खोजना है हम लोगों को। और उसी में से देखिए ये चौथे नंबर का क्वांटिटी है। फंडामेंटल में कौन कौन आता है? मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फोर्थ नंबर जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये ऊर्जा का प्रारूप है। यस, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। किस तरह से है ना, किस रेट से, किस दर से हीट एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ फ्लो कर रहा है। इट विल, ये जो है ये हमेशा इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या देगा? टेम्परेचर। अभी भी बोले कि राजा का दूध है, इट हैज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि इसके वर्क डन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इट हैज नॉट द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। टेम्परेचर के पास इस तरह की एबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। अब यहां देखिए एक और डिफरेंसेस जो आगे में हम लोगों को काम देगा कि इफ टू मटेरियल बॉडीज हैव द सेम अमाउंट ऑफ हीट देन इट्स नॉट एसेंशियल दैट टेम्परेचर ऑफ दोज बॉडीज विल बी द सेम। अब यहां समझिए, मान लिया जाए कि आपके पास दो कंटेनर है। अब एक में आप मिल्क ले लीजिए, मिल्क है ना, मिल्क ले लेते हैं, और एक में ले लेते हैं पानी, वाटर। जैसे एक में कंटेनर, दूसरा कंटेनर हो गया। अब एक नंबर कंटेनर ये है, दूसरा नंबर कंटेनर एक है। एक में ले लिया गया मिल्क और एक में ले लिया गया वाटर। अब ये दोनों जो मटेरियल लिया गया, ये भी आप 1 लीटर या 1 kg लीजिए और ये भी आप 1 kg ले लीजिए, हो गया। अब अगर इसमें भी हीट और इसमें भी हीट बराबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, क्योंकि दोनों हीट के प्रति के जो नेचर है वैसे ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है और ये वाटर जो है उसके रेस्पेक्ट में माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो इसमें से क्या होगा कि हीट का अमाउंट अगर मान लिया जाए कि इसमें से 50 कैलोरी है और इसमें से 50 कैलोरी है, तो बी श्योर रहिए कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, T1 एंड T2। तो अगर सेम मटेरियल यानी दो अलग अलग मटेरियल्स हैं और अमाउंट या क्वांटिटी समान लिए हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि भाई उसमें से हीट का अमाउंट बराबर है, तो क्या अलग हो सकता है? हम लोग झटपट बोलेंगे टेम्परेचर अलग हो सकता है, एकदम होगा, क्योंकि मटेरियल का नेचर जो है अलग अलग होगा। अब इसी तरह से कभी ऐसा बोलेगा कि इस तरह से भी बात किया जा सकता है कि दो बॉडी है और दोनों बॉडी में से टेम्परेचर बराबर है, यानी दो बॉडी या यहाँ लिक्विड लिया गया है। अब मान लिया जाए कि ये बोल दिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो दोनों में हीट का अमाउंट समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मटेरियल जो है उसका नेचर बिल्कुल हीट के प्रति अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि हीट का अमाउंट भी बराबर हो। आनी हम लोग वापस वही डिफरेंस की तरफ चलते हैं और यहां जो बात कही गई उसके बाद फिर यहीं डट जाते हैं। दोनों देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इफ टू मटेरियल बॉडीज हैव द सेम अमाउंट ऑफ हीट, अगर दो मटेरियल बॉडी के पास अमाउंट ऑफ हीट समान है ना, तो बॉडीज हैव द सेम अमाउंट ऑफ हीट, देन इट्स नॉट एसेंशियल दैट
टेम्परेचर ऑफ दोज बॉडीज विल बी द सेम। कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज का अगर यदि हीट का अमाउंट बराबर है तो उसका टेम्परेचर भी बराबर हो। सिमिलरली अगर दो मटेरियल बॉडीज का सेम टेम्परेचर हो देन इट्स नॉट एसेंशियल दैट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ दोज बॉडीज विल बी द सेम। कोई जरूरी नहीं है, जो कि अभी आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया। अब आते हैं एक काम करते हैं, पहले दूध के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। यस वी हैव टू नो अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर ही सबसे पहले मेजरेबल होगा, और मेजरेबल होगा जब टेम्परेचर, तो इसी के जरिए हम लोग हीट को मेजर कर सकते हैं, वरना कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। तो इसके लिए जरा सा कुछ बातें जो हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए यहां आते हैं, थोड़ा सा यहीं से बंटवारा अब थोड़ा सा हो गया पीछे क्लासेस का। तो जो हम लोग यहाँ दो ब्रांचेज की तरफ चलेंगे। पहले टेम्परेचर को तो पहले पकड़ें कि ये टेम्परेचर जो है किस रेंज तक हम लोग को पढ़ना है और किस रेंज के बाद कहां जाना है। तो इसके लिए यहां सीधा बात समझना है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्लोज टू 0 केल्विन। यस दिस इज द स्केल, आगे चर्चा होगी। और वैसे भी सबका पढ़ा हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रिमर रैंकिन, तो ये सब स्केल्स होते हैं, स्केल मानदंड है ना। जैसे आप कभी स्कूल में पढ़ते थे तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहता था, उसमें से जैसे बोलते थे स्केल निकालो, तो उसमें से सेंटीमीटर स्केल जो है उसमें से बहुत सारे ग्रेजुएशंस होता था। तो इसी तरह से यहां भी टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, ऐसे समझना है, वजन नहीं लेना है। तो ये यहां 0 केल्विन यानी एक ऐसा ब्रांच जहां हम लोग टेम्परेचर को प्रोड्यूस भी करेंगे, मेजर भी करेंगे, और जो क्लोज टू द 0 केल्विन यानी जो 0 केल्विन के नजदीक जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे या मेजर करेंगे, तो इस तरह के ब्रांच को कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। यस ये जानना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बस बैठ करके देखते रहना, टेम्परेचर इज गोइंग ऑन, नथिंग कैन बी डन। नहीं, एकदम नहीं, इसको करना ही नहीं है। तो यहां आपको ये समझना है कि टेम्परेचर को दो बड़े हिस्सों में आना, इसका जो है ब्रांचिंग करके ही आपको पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब कुछ मिला दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्लोज टू 0 केल्विन इज नोन एज क्रायोजेनिक्स, व्हाइल डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, बहुत बड़े तापमान की तरफ अगर हम लोग काम कर रहे हो तो ये कहलाता है पायरोमेट्री। मींस जो हम लोग पहले थर्मोडायनेमिक्स यानी ये जो हीट और टेम्परेचर की चर्चा करेंगे उसमें एक बात का ध्यान रहे कि हम लोग 0 केल्विन के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि अभी जो हम लोग जानेंगे वो पायरोमेट्री नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो क्रायोजेनिक्स होगा। अब आते हैं अगला कुछ फैक्ट्स, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भाई हम लोग को कहां रहना है। जैसे देखिए ये बोलचाल की भाषा में जनरल नॉलेज में से ये चर्चा चलती रहती है, तो इस बात का ध्यान रहे कि भाई आप टेम्परेचर आने 0 केल्विन आने एक नॉर्मल टेम्परेचर, यहां देखिए क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन, हाँ जहां से हम लोग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट गेट करते हैं, और आज भी ये हीट के या लाइट का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन इज 10 to the power 7 केल्विन, while that of its surface में 6000 केल्विन होता है ना, सन के सरफेस पर 6000 केल्विन होता है। अब रहा कि भाई ये क्रायोजेनिक्स और जो अभी हम लोग पायरोमेट्री की चर्चा किए, तो सबसे पहले तो आपको क्रायोजेनिक्स से जानना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे पायरोमेट्री की तरफ चलेंगे। तो यहाँ क्या है, जैसे ठीक है भाई सन का है, वहां तो कोई अभी फिलहाल पहुंचा नहीं है ना। हम लोग लेबोरेटरी में, चूंकि एक साइंस का एक सबसे पॉजिटिव बात रहा है कि वो जब तक एक्सपेरिमेंटली किसी को देखेगा नहीं तो ऑब्जर्व नहीं कर, वो विश्वास करेगा नहीं। तो यहाँ क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव्ड इन लेबोरेटरी इज अबाउट 10 to the power 8 केल्विन। यानी लेबोरेटरी में लगभग कितना पाया गया भाई साहब, देखें तो 10 पर घातांक 8 केल्विन।
यानी 8 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ द कोर, सन के अंदर, बहुत 3 पोर्शन में बटा हुआ है ना, सन बताया जाएगा वो, तो अंदर वाले कोर का कितना है 10⁻7 केल्विन। मानव बड़ा उटपटांग प्राणी है भाई साहब, देखिए इतना बड़ा टेम्परेचर से भी 10 गुना अधिक टेम्परेचर हम लोग लेबोरेटरी में बना चुके हैं ना, क्रिएट कर चुके हैं। जबकि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अटेन्ड इज 10⁻⁻8 केल्विन, यानी मिनिमम 10⁻⁻8 केल्विन भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, और हम लोग 10⁸ केल्विन भी देख चुके हैं। अब एक बात देखिए, केमिस्ट्री तो आएगा ही ना, तो यहां हम लोग देखिए क्या होगा। एक बात ये हालांकि बताया जाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में सारा चीज डिस्कस किया जाएगा। हम लोग जो है एनटीपी और एसटीपी इंप्लाइज 200 है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हम लोग यहां जो टेम्परेचर लेते हैं वो 270.15 केल्विन इस्तेमाल करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल किया जाता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि ये स्केल्स हैं, अब हम लोग स्केल में ही जाएंगे, तो कुछ सावधानियां हैं जिसको यहां आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये नई बात है, फिर एक बार ध्यान से, ताकि मिलाना नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्लोज टू 0 केल्विन, व्हेनेवर वी आर जस्ट अराउंड द 0 केल्विन, जो वही सीखते हैं हम लोग। इसीलिए तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वगैरह आएगा, है ना, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आएगा, ये सब की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप आगे तैरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1-2 क्लास कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद तो खाली जो है मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स वैसे भी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यस, सो जब हम लोग 0 केल्विन की तरफ रहते हैं, तो ये हम लोग जो ज्यादातर काम करेंगे वो होगा क्रायोजेनिक्स। और जब हम लोग हाई क्लास टेम्परेचर जैसे 6000 या 10⁻7 या 10⁸ केल्विन की तरफ जाते हैं, तो वहां हम लोग दूसरे टॉपिक में प्रवेश कर चुके हैं, एंड दैट्स नोन एज पायरोमेट्री। तो एक बात का इसका ध्यान देना है। रही बात लेबोरेटरी में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जीके जीएस में ये बहुत काम आता है कि पॉसिबल टेम्परेचर जो अचीव किया गया है लेबोरेटरी में वो 10⁸ केल्विन, जबकि लोवेस्ट टेम्परेचर अटेंड किया गया है 10⁻⁻8 केल्विन। हम लोग जो केमिस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये भी रीजन आपका एक्सप्लेन किया जाएगा। एनटीपी सारा चीज है, मोल वगैरह जो भी आएगा सब हम लोग कवर करते चलेंगे। एनटीपी और एसटीपी इंप्लाइज 273.15 केल्विन और 0 सेंटीग्रेड, और ये बताया जाएगा कि ये किस तरह से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, एंड दिस इज द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मीन्स यहां हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला बात हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैच द टेम्परेचर। यस, अगर आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स, हीट टेम्परेचर या इसके जो भी इसका वर्क कैपेसिटी जो होता है, इसके जो लक्षण होते हैं, वो अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे, स्केल्स पहले जानेंगे, फिर थर्मोमीटर जानेंगे। लेकिन थर्मोमीटर के बीच में ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाइए थर्मोमीटर शुरू कर दिए, अब एक्सपेंशन आपको पता ही नहीं है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं, पहले आप टेम्परेचर के स्केल को समझिए। इसके बाद थर्मोमीटर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीच में से एक्सपेंशन, जैसे कि बात किया गया कि हीट जो होता है वो अपना वर्क 2 तरीके से हम लोगों के सामने रखता है, या तो एक्सपेंशन करेगा या नहीं तो चेंज इनटू द स्टेट करेगा। मींस हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। एक बताओ, ये न्यूमेरिकल बेसिक रहेगा, इसमें से हम लोग नंबर आने जो प्रॉब्लम्स होंगे पहले प्रीवियस क्लास से लेकर के आगे क्लास तक, तो तुरंत इसमें से न्यूमेरिकल साथ में बनाते चले जाएंगे। फिर सबका धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे जो टेम्परेचर स्केल की बात होगी वो हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। एक इंफॉर्मेशन, 12 क्लास का भी ऑप्टिक्स उधर शुरू हो गया है, और 11 का भी इसमें थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो गया। दोनों मिलाकर के नीट और आईआईटी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, साथ में बोर्ड्स को भी लेके चलना है।
क्योंकि उसके भी बच्चे जो हैं वो एग्जाम देंगे। ऐसा थोड़ा ही है कि कोविड के चलते फ्री में पास हो जाएगा, अब तो नहीं होने वाला है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं तो कंसेप्ट को पहले क्लियर रखिए, इसके बाद में और भी कंसेप्ट जो होगा वो दिया जाएगा। सब्सटेंस में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अब दोनों में ही, दोनों उधर ऑप्टिक्स और इधर थर्मोडायनेमिक्स में आ गया है न्यूमेरिकल पार्ट, वहां थोड़ा सा एक टॉपिक और जोड़ना पड़ेगा। सबका धन्यवाद, शुभ रात्रि, है ना। फिर अगले वीडियो में मुलाकात हो।